असदुद्दीन ओवैसी का, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किस मामले पर बातचीत कर रहे हैं, ये सुनते हैं। जाता है कौन है ये लोग? ये तो सब इनका ताल्लुक आरएसएस से है। सर, इस स्पीच को कई लोग ये भी क्रिटिसाइज करें, कई पॉलिटिकल लीडर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स को क्रिटिसाइज करें कि काफी ज्यादा पॉलिटिकल स्पीच है, नॉट स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, वो हर एक की राय। मेरे लिए सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात और तकलीफदेह बात ये थी कि उन्होंने आरएसएस की 100 साल की तकमील पर उनकी खिदमात को, उनके चीजों को सराहा है। अरे प्रधानमंत्री ये भी नहीं जानते हैं, मगर नहीं इकरार करेंगे कि भाई तिरंगा कब लहराया गया आरएसएस के दफ्तर के ऊपर। ऑर्गेनाइजर मैगजीन में जब संविधान बना तो उसके बारे में क्या कहा था ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने गोलवालकर को कोट करके। जब आरएसएस बन रही थी तो उस वक्त कौन लोग थे? 4 लोग थे ना, हेगडेवर, आपके मुंजी और 2-3 लोग थे। और हेगडेवर ने खुल के कहा कि मैं इंस्पायर हुआ सावरकर की हिंदुत्व की किताब से। उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या वो आज उस किताब को सामने रख के अब आर्टिकल 14 को देख लीजिए, उस किताब को सामने रख के आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को देख लीजिए। ठीक है, मेरा यकीन मत करिए, जो लोग आज हमको तनकीद कर रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, आप देख लीजिए, सब रख के सामने पढ़िए ना, देख लीजिए आप कितना इंक्लूसिव है, कितना एक्सक्लूसिव है वो। सर, एनसेट कॉल फॉर स्पेशल मॉड्यूल रिलीज किया है 6th और 12th क्लास के लिए, जिसमें कांग्रेस माउंटबैटन को उनको कल्प्रिट, पार्टीशन का कल्प्रिट मॉडिफिकेशन ऑफ एनसीईआरटी की किताबों में हो रही है सर, उसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर पर पहले मुगलों की बात आई थी, अभी पार्टीशन को लेकर मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए। मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। आप आज भी वही बोला जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़ी, इंडिया मीन्स फ्रीडम। उसमें मौलाना आजाद रो रहे थे सबके पास जाकर, उस वक्त के नेशनल लीडर्स के पास, कि भाई आप अग्री मत करिए। वो किताब को भी शामिल करिए, पढ़ाइए बच्चों को। आप तो इन चीजों को शामिल ही नहीं करना चाह रहे हैं। क्या आपकी नजर में सर लॉर्ड माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना और द देन कांग्रेस, अरे भाई साहब, मैंने आपके सामने अभी कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में मिनिस्टर बने बंगाल कैबिनेट में फजलुल हक के साथ। फजलुल हक वो आदमी था जो लाहौर के मुस्लिम लीग के सेशन में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मूव किया था। ये क्यों नहीं पढ़ाते आप? ये पढ़ाइए ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मेंबर थे, आप पढ़ाइए। आप ये नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाइए ना आप। ये तो हिस्ट्री है, इसको क्यों आप जो छुपाना चाह रहे हैं? आप सिलेक्टिव चीजों को पढ़ाएंगे। माने आपके जो आइडियोलॉजिकल हेड हैं उनको आप ऐसा बना देते कि जैसा वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। नहीं है, सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपको। आप ये क्यों नहीं पढ़ाते अपनी किताब में, जो बना रहे हैं किताब, कि भैया आपने आरएसएस ने हिस्सा लिया था रूलेट एक्ट के एजुकेशन के खिलाफ? बताइए आप बताइए, उसमें पढ़ाइए ना कि आरएसएस ने हिस्सा लिया था सिविल डिसोबीडियंस में, क्विट इंडिया मूवमेंट्स में, एंटी कॉलोनियल सत्याग्रह में। भी पढ़ाइए ना, क्यों नहीं पढ़ाते आप? आप जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 100 साल, तो ये भी बताइए। आप प्रधानमंत्री को भी आप एनसीईआरटी के सिलेबस में भी पढ़ाइए कि
एक किताब है, किसकी किताब, प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है, डालिए उसको एनसीईआरटी में, दिखाइए क्या क्या है चीजें। ये आप अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने अच्छा जाहिर करने के लिए आप दूसरों को बता रहे हैं बुरे हैं अच्छे। अरे भाई आप सब चीज पढ़ाइए, क्यों छुपा रहे हैं चीजों को आप? जी, आपको लगता है कि एनसीईआरटी की किताबों में सालों से जो है इस तरीके से बदलाव लेकर आया गया है सरकारें जो बदलती है? ये तो हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है ना। वो तो पहले की सरकारें कांग्रेस की हो या अरे हिस्ट्री बदल ज्यादा तो ये लोग करते हैं, जब कभी ये सत्ता में रहे हैं इनका एक ही काम रहा है। बिहार के चुनाव की अगर हम बात करें, कल से प्रचार जोरों से जो है शुरू कर रहे हैं। क्या बिहार में प्रचार जो है कल से तेजस्वी यादव और करे, हम भी, हमारा चल रहा है प्रचार। आपका पूछना चाह रहे नहीं, हमारा भी चल रहा है प्रचार, हमारा भी चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। आप फुल फ्लेज कब कर रहे हैं? वो तो चल रहा है। हमारे लीडर अख्तर उल ईमान साहब, बहादुरगंज में आलम साहब, सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। आपका कुछ शेड्यूल हमारा जन बनेगा इंशाल्लाह। पार्लियामेंट 22 तक है, 21 तक है, फिर हम जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सर पीडीए की बहुत चर्चा हो रही है। इस पीडीए अलायंस में वो आप कैसे देखते हैं? आप भी काफी एक्टिव, आपने अभी कुछ जिलों में कुछ जगहों पर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ रिसेट किया है, तो उत्तर प्रदेश में कैसे एमआईएम प्ले करेगी और क्या? नहीं, देखिए हमारे अध्यक्ष शौकत अली साहब और तमाम हमारे जो जोन के इंचार्ज हैं, इन सब बड़ी मेहनत किए हैं, संगठन को बहुत अच्छी तरह से मजबूत किए हैं। और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार जब कभी भी चुनाव होंगे, अब तो मेरे ख्याल से 26 में तो लोकल बॉडी के होंगे, उसके लिए तैयारी चल रही है, फिर उसका नेक्स्ट ईयर उसके बाद विधानसभा के असेंबली के होंगे, तो अच्छा रहेगा। पीडीए में कभी क्या आपका कोई रोल होगा पीडीए में, अगर पीडीए की तरफ से या आपकी तरफ से, दोनों जो अखिलेश यादव हैं? ऐसा है, देखिए भारत की राजनीति में अगर कोई पॉलिटिकल बर्मुडा ट्रायंगल में है तो सिर्फ हम ही हैं, बाकी के सब सुकून में है। तो बताएंगे उनको क्या होने वाला है। पुतिन और ट्रम्प की मैडम वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दो। भारत पर क्या असर होगा? अभी तो नहीं मालूम, अभी तो 50% लगा चुके हैं, उससे तो हमको बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे डायमंड इंडस्ट्री को इफेक्ट पड़ रहा है। पॉलिश डायमंड्स होते थे सूरत के, तमिलनाडु का जो हमारा रेडीमेड गारमेंट सेक्टर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और हमारे मोटर पार्ट्स जो 65,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है, उसमें कम से कम आधे पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये बहुत सी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री के जो दौरे होने वाले हैं उस पर अभी चलो अभी हो गया, अब चलो, अरे अब चलो 8 जो हैं लोगों को, 8 माइनॉरिटी के लोगों को 18 साल के बाद उनको एक्विट कर दिया गया। नागपुर के कोर्ट ने उनको एक्विट किया है। उनके ऊपर एलिगेशन था कि वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन सिबी के मेंबर्स थे और 18 सालों के बाद उनका एक्विटल हुआ है। देखिए 18 साल के बाद कोर्ट ये कहता है कि उनके पास जो पैम्फलेट निकले वो उनका कोई एविडेंस नहीं है उनके उस पार्टिसिपेशन में, प्रोपेगेंडा में, कम्युनिकेशन में, फाइनेंशियली को सपोर्ट करे। और कोर्ट ने यह भी कह दिया कि सिर्फ पोजेशन लिटरेचर का रखना डॉक्यूमेंट, ये अनलॉफुल एसोसिएशन नहीं हो सकता क्योंकि एक्टिव इंटर्न और पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये जो बार बार यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और जिस वक्त यूपीए की सरकार थी उन्होंने यूएपीए को कमेंट किया, मैं उस वक्त उसका अपोज किया था ऑन रिकॉर्ड और बोला था कि इसका मिसयूज होगा हमारे खिलाफ, मुसलमान दलित के खिलाफ। वो प्रूव हो रहा है। 18 साल, अरे भाई अब ये आप हर चीज में आप बोल रहे हैं चोरी चोरी, इनकी जवानी चोरी होगी, कौन जवाब देगा बताओ? आप ये चोरी हो गई, इनकी जवानी चोरी हो गई, इनकी जवानी के वापस कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, बात ही नहीं होगी। दिल्ली में कुत्तों के खिलाफ ऑर्डर आया तो सुन रहे भाई 6-6 साल से बेल नहीं हो रही, उनका क्या होगा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 6-6.25 साल से जो लोग जेल में सड़ रहे हैं, अरे उनका क्या होगा भाई? कुत्तों पे ऑर्डर आ गया तो फिर उसमें फिर दोबारा हियरिंग। बड़ी इज्जत करता हूं मैं सब अदालत के हमारे, मगर जो 6 साल से जेल में है,
जिनके घर में लोग खत्म हो रहे हैं, उनकी माएं बीमार पड़ रही हैं, बच्चे उनके बड़े हो जा रहे हैं, क्या बेल भी नहीं हो रही उनकी? केजरीवाल की बेल हो गई, मुख्यमंत्री थे एक्स, उनकी, दूसरों की तो हो रही नहीं बेल। 6 साल हो गए, क्या है बताइए? को ऑर्डर आया कुत्तों के बारे में, मुंह नहीं सो जानवर है, रहम करना चाहिए उनके ऊपर, मगर ये लोग 6 साल भाई, 6 years, बाद सेक्शन जो लगाए गए हो तो माने उन सजा भी होगी, पूरी होगी उसमें, जो सेक्शन लगाए गए तो उसमें वो सजा भी होगी इतने 6 साल में। क्या है वो तो यूएपीए लगाया गया। यही तो बहुत बड़ा इनजस्टिस है। तो ये जो जवानियों की चोरी हो रही है, ये जो जिंदगियों की चोरी हो रही है, ये जो उनके फ्यूचर की चोरी हो रही है, इस चोरी के बारे में कौन बात करेगा? कोई बात ही नहीं करेगा। आप बताइए 2006 में किसकी सरकार थी? महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? आज वो क्या बोलेंगे? वो जो वो आंख में आंख मिला के बैठ सकेंगे इन बच्चों के? नहीं बैठ सकेंगे आप। रेलवे ब्लास्ट हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे से आके मिले 2 लोग हैदराबाद में आज से 5 दिन पहले, अपनी एक बेटी को लाके मिला, बोले साहब ये बच्ची मेरे सामने छोटी थी, जब मैं आज ये इस उम्र की हो गई। ये तो टू मच है ना, ये तो इंसाफ नहीं हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, तो इससे गलत मैसेज जाएगा। एनी चांस सर अभी भी बिहार में कोई अलायंस? नहीं, अख्तर उल ईमान साहब इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकते, वो अपना फैसला लेंगे। और नहीं, अख्तर भाई इस पे को पूरा इख्तियार है, वो जो फैसला लेंगे पार्टी का वो फैसला होगा और अख्तर भाई बताएंगे। थैंक यू। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक फैसला जो नीतीश जी की तरफ से आया है, क्या 100 रुपये कम कर रहे ना? सब होगा, रेवड़ी हो रही है। तो एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया है। एनसीईआरटी में आरएसएस की तारीख का भी जिक्र किया गया। इनका काम तारीख बदलने का है, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है। तो एक बार फिर से बरसते हुए सरकार पर नजर आए। पार्टीशन के बारे में झूठ बोला जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन खिताब शामिल है, मुस्लिम तकसीमे हिंद के खिलाफ थे। तो इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया है। आपको बता दें कि बेहद खास ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा है, जिसमें उन्होंने सरकार को घेरा है और कई मुद्दों को लेकर बरसते हुए एक बार फिर से नजर आए हैं। आपको बता दें कि अपने ही अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर सरकार को घेरते हैं और एक बार फिर से उन्होंने कई मुद्दों को लेकर घेरा है।